मूल्यांकन को लेकर विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट। यहां से प्रश्न आता है आपके अक्सर। अब की बार तो क्या है कि आपके जो रीट भर्ती परीक्षा में पेपर बनाने वाला जो गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में उनको मैटर मिला नहीं कहीं बहुत ज्यादा, तो इतने आसान और इतने नॉर्मल क्वेश्चंस बना रखे हैं और आयोग के भी इतने आसान। अब जैसे उनको ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन में क्या बना रखा है आपके, ये कभी मैं प्रश्न देख के आ रहा था, सीसी का प्रश्न पूछ रहा है और उसमें ये ऑप्शन दे रहा है कि सीसी की 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सीसी की कौन सी सिफारिश नहीं की गई है। पहला लिख रहा है कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए, ऑप्शन बी लिख रखा है मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ऑप्शन सी लिख रहा है कि मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, ऑप्शन डी लिख रखा है कि मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं करना चाहिए। अब ये सिफारिश कोई कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? ऐसे प्रश्न भी आते हैं। प्रश्नों को आप बिना पढ़े भी ठीक कर सकते हो। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट्स में हम लेते हैं सबसे पहले, देखिए एक दो कल मेरे पास आए थे, 2-3 क्वेश्चंस में मापन मूल्यांकन का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगे। अभी तक जो मेरे पास ऑब्जेक्शन लेके आए थे उनको मैंने देख लिया। एक तो ये था कि किस शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे कम प्रयुक्त कौन सा होता है, तो आनुपातिक होता है सबसे कम। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भौतिक राशियों के मापन में होता है। वैज्ञानिक है तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम कम काम में लेंगे। एक कोई उपलब्धि परीक्षण के चरण की बात करके आया, तो चरण तो वो स्पष्ट है, वो परीक्षण का पुनरीक्षण तो होगा ही होगा। बोले हम पढ़ेंगे, हम बता देंगे आपको वहां कैसे होगा। 3-4 क्वेश्चंस लेके आए थे, उन सभी में एक प्रश्न जरूर बोनस दिया गया है, वो गलत दे दिया गया है, वो नहीं देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, बोनस है तो सबको ही फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, इसमें कोई वो तो बात है नहीं। नंबर मिलेंगे ना बोनस का एक, या फिर उसमें से कट करके वैसे नंबर आते हैं, सीधा 1 नंबर मिलेगा ना, हाँ तो ठीक है, किसी भाई को फायदा हो गया हमारे। और कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आया नहीं है। आपको यदि लगे ऐसा कोई प्रश्न है और गाड़ी अटक रही है 82-81 के आसपास, तो मुझसे एक बार पूछ लेना कि उसमें यदि ऐसा कुछ होगा, ऑथेंटिक सोर्स वगैरह यदि लगेंगे, आंसर चेंज होने लायक कोई प्रश्न होगा तो हम कोशिश कर लेंगे। कितने दिन दे रखे हैं इसमें? 25 है क्या? ठीक। सबसे पहली बात करेंगे हम मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। आपके विभिन्न प्रकार के आयोग हैं और इसमें आप जरूर इसको खुला रख सकते हैं, अंडरलाइन करते रहना जहां जहां मैं बोल रहा हूं। चीजें हो सकता है कहीं कहीं ज्यादा होगी। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53, इन्होंने क्या सिफारिश की थी? मैंने आपको बताया था जब हम आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन पढ़ रहे थे कि सभी आयोगों ने एक सिफारिश, 2 सिफारिश सभी आयोगों की कॉमन है। नंबर 1, बाह्य परीक्षाओं को कम किया जाए, आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ाया जाए। दूसरी सिफारिश ये थी कि अंकीय प्रणाली की जगह ग्रेड प्रणाली को अपनाया जाए। ये दोनों की दोनों सिफारिश शुरुआत में मुदालियर आयोग ने कर दी थी। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात किस आयोग ने कही थी? मुदालियर। 1952-53 में इन्होंने कह दिया था कि ग्रेड प्रणाली अपना लो। अभी तक अपनाने में हिचकिच, अब अपनाइए जाके हमने, ठीक है। पिछले 8-10-15 साल हुए, 7-8 साल हुए होंगे मुश्किल से। तो ग्रेड प्रणाली को अपनाने की बात इन्होंने कही और इन्होंने कहा कि बाह्य परीक्षाओं को कम किया जाए, आंतरिक जांचों को बढ़ाया जाए, आंतरिक जांचों को बढ़ाया जाए। एक बात इन्होंने और कही क्या कि ग्रेड प्रणाली ABCD 5 प्रकार की ग्रेड की बात इन्होंने कही है, ग्रेड प्रणाली अपनाई जाए। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जाए, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जाए, प्रश्न पत्र को कैसा बनाया जाए? वस्तुपरक बनाया जाए। अब ये बातें क्यों बोल रहे हैं ये लोग? बड़े विचार के साथ बोल रहे हैं। इनका कहना था कि बाह्य परीक्षा को जब आप कम करेंगे
तो निश्चित रूप से आंतरिक मूल्यांकन बढ़ने पर व्यक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। बढ़ेगा ना भाई, मूल्यांकन में निष्पक्षता कम होगी ना, अरे होगी ना। आंतरिक जांच के अंदर भेदभाव हो सकता है, पूर्वाग्रह हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। इस वजह से मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होगा। तो मूल्यांकन में निष्पक्षता को लाने के लिए इन्होंने ये कहा कि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की संख्या कम कर दो। आप पेपर्स को ऑब्जेक्टिव बनाते रहो। यदि पेपर्स ऑब्जेक्टिव बना देंगे तो टीचर की चलेगी नहीं। जो आंसर होगा उसमें यदि उसने टिक किया है तो सही है, यदि टिक गलत किया है तो उत्तर नहीं मिले, अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए इन्होंने कहा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में की संख्या कम की जाए और वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाए। समझ गए? निबंधात्मक प्रश्नों में व्यक्तिनिष्ठता हावी होती है, व्यक्ति का प्रभाव चलता है। उसके मन में आ रहा है कि नंबर देना चाहिए तो दे देगा, यदि आज वो कहीं से लड़ा के आ रहा है तो नंबर नहीं दे। ऐसा होता है। मेरे एक बार 20 में से 2 नंबर मिले थे एक क्वेश्चन में, और वो इतना जबरदस्त लिखा था मैं जब नंबर जोड़ रहा था आरएस मुख्य परीक्षा के, तो उस एक प्रश्न में मैंने 20 में से कम 14 नंबर जोड़े थे। 14 नंबर हाईएस्ट होते हैं। 15-16 तो कोई लिबरल आ गया कि घर पे आज वापस बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, बातचीत शुरू हुई है कि ठीक है अब हमारे घर में सब कुछ शांतिपूर्ण आते ही आज मैं बड़ा खुश हूं भाई, ले तू ले, जो भी आ रहा है उसको नंबर मिल रहे हैं। ऐसा ही होता है। कभी कभी बड़ा दुखी होके आता है, हर जगह से मार पड़ी है उसके, तो वो ले 2 नंबर 4 नंबर। तो मेरा पेपर उसी के किसी के धक्के चढ़ गया था। उसमें प्रश्न पूछा था कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में कितने हैं, किसी एक कृषि जलवायु प्रदेश का वर्णन कीजिए। वो अब तो याद नहीं रहे, 10 के आसपास होते होंगे शायद आपके वो कृषि जलवायु प्रदेश। मैंने सुंदर सा चित्र बनाया, सारे प्रदेश लिखे बहुत जबरदस्त तरीके से, उनके नाम लिखे और एक का गजब का वर्णन किया। 20 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था। तो इतना अच्छा करने के बाद हर कोई एक्सपेक्ट करेगा, और मैं उसको करके गया था, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा। आपको जैसे होता है ना कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है, मुख्य परीक्षा में ऐसा होता है 50% आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। यदि उनको आप पहले से तैयार करके जाओ तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जब कॉपीज निकलवाते हैं वापस, आजकल मिल जाती है आरटीआई से जब कॉपी निकलाई, मेरे को मिले थे 2 नंबर। मेरे जो साथी थे जिन्होंने कृषि जलवायु प्रदेश नहीं लिखा था, वो केवल जलवायु प्रदेश जो 5 होते हैं वो लिख के आ रहे हैं, उनको मिल रहे हैं 15 नंबर 16 नंबर, और मेरा उसमें 10 नंबर की कम रहे थे। अदरवाइज उसी समय शायद आरपीएस में हो जाता। तो ये ऐसा परीक्षण है, निबंधात्मक परीक्षण ऐसा परीक्षण है जहां पे व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा होगा तो भेदभाव होगा, पक्षपात होगी, निष्पक्षता नहीं रहेगी, तटस्थ मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाए यदि आप आंतरिक जांचों को बढ़ा रहे हैं। ओके, दूसरी बात करते हैं। इन्होंने एक विद्यालय आलेख की भी बात कही थी कि एक विद्यालय आलेख रखना चाहिए। विद्यालय आलेख की बात सबसे पहले किसने कही है? मुदालियर आयोग ने। ओके, फिर आए कोठारी। कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। उन्नीस सौ 62 से 64, 64 से 66 है, 64 से 66। कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग 1964 से 66। इन्होंने कहा था कि बाह्य मूल्यांकन के साथ साथ, बाह्य मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन बाह्य मूल्यांकन के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन जो है या आंतरिक जांच जो है उसको प्रगति पत्र में सम्मिलित करना चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट में सम्मिलित करें। इन्होंने भी कहा कि आंतरिक जांचों को व्यापक किया जाए, आंतरिक जांच व्यापक हो, केवल कुछ पक्षों की जांच नहीं हो, व्यवहार के तीनों पक्षों की जांच हो। कौन कौन से तीनों पक्ष हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। व्यवहार के सभी पक्षों को आंतरिक जांचों के दौरान सम्मिलित किया जाए। आंतरिक जांच का मतलब ये नहीं है, आंतरिक जांच हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सके। और आप ये लगाए पड़े हो कि आंतरिक जांच में भी केवल ज्ञानात्मक मूल्यांकन कर रहे हो लगातार, तो क्या वो आंतरिक जांच ठीक है? नहीं।
तो आंतरिक जांच होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? आंतरिक जांच व्यापक होनी चाहिए, उसके अंदर व्यवहार के सभी पक्षों का मूल्यांकन सम्मिलित होना चाहिए। इन्होंने भी ग्रेड प्रणाली की भी बात कही थी, और इन्होंने विद्यालय में एक संचित अभिलेख रखने की बात कही है। इनको आगे पढ़ेंगे ये होते क्या है। एक संचित अभिलेख विद्यालय में रखने की बात कही है। संचित अभिलेख के अंदर जो आंतरिक जांच हम व्यापक दृष्टिकोण से करेंगे उसको इसमें समाहित करना है। ठीक है, तो कोठारी साहब की बात वही है, बाह्य मूल्यांकन के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन को प्रगति पत्र में सम्मिलित करना है। आंतरिक जांच कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए, जिसके अंदर व्यवहार के सभी पक्षों का मूल्यांकन सम्मिलित करना चाहिए। इन्होंने एक बात कही है कि संचित अभिलेख को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए संचित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें की हैं। पहली सिफारिश इन्होंने की है कि हमें रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। रटने की प्रवृत्ति को कम करने के साथ साथ हमें मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता तथा संयोग, चांस, सब्जेक्टिविटी तथा संयोग यानी कि चांस, इन दोनों को कम करना है। दो बड़ी बातें कही इन्होंने। मूल्यांकन के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके अंदर रटने की प्रवृत्ति कम हो, और मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं उसमें व्यक्तिनिष्ठता कम हो और चांस भी कम हो। अब देखो, जैसे ही आप निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाओगे वैसे ही आपके मूल्यांकन में क्या आ जाएगी? व्यक्तिनिष्ठता आ जाएगी ना, व्यक्ति का प्रभाव हावी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाओगे वैसे ही आपके मूल्यांकन में क्या हो जाएगा? चांस। बाई चांस भी तो उत्तर सही हो सकते हैं ना। आजकल वो जैसे बागेश्वर महाराज के पास गया, बोले नंबर नहीं आ रहे, बोले एक काम करो पर्चा निकालते हैं। आपका पर्चा निकाला, बोला इस बार जाओ तो बालाजी का बी कर देना, नंबर आ जाएगा। तो बालाजी का बी करता है और उसका नंबर बाई चांस आ जाता है। ऐसा हो सकता है ना? संभावना बनती है कि जो वो उत्तर टिक करे वही उत्तर हो, वो सोचे ही नहीं। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव करेंगे पेपर को वैसे ही क्या बढ़ जाएगा? संयोग। जैसे ही आप सब्जेक्टिव करेंगे पेपर को वैसे ही क्या बढ़ जाएगा? व्यक्तिनिष्ठता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा कि हमें इस प्रकार से मूल्यांकन करने की जरूरत है जिसके अंदर व्यक्तिनिष्ठता भी कम हो और संयोग भी कम। उसी के बाद आपके ये जो नेगेटिव मार्किंग के उदाहरण आने शुरू हुई थी, उससे पहले ऐसा होता था मेडिकल वगैरह में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इसमें बहुत बार ऐसे बच्चे भी चले जाते थे, 100 में से 2 तो हो सकते हैं ना ऐसे, बाई चांस जिनके आंसर सही हो रहे हो। नेगेटिव मार्किंग के उदाहरण शुरू हुई, और उसके साथ साथ दोनों चीजों का संतुलित पेपर, एक न्यू टाइप बनता था आपका और दूसरा खंड बे, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आने लग गए। निबंध और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर भी सामान्य प्रत्याशमन प्रकार के प्रश्नों को डालना शुरू कर दिया। वो पढ़ेंगे हम आगे होते क्या है। तो पेपर की डिजाइन इस प्रकार से करना शुरू किया जिसके अंदर ये दोनों चीजें कम की जा सके। और मूल्यांकन को यदि निष्पक्ष करना है, तटस्थ करना है, तो दोनों को कम करने की जरूरत है। ओके, इन्होंने कहा इस सब को करने के लिए हमें एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की जरूरत है जो व्यक्ति का सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कर सके। यानी कि सबसे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE पर बल किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। CCE को अपनाने की बात किसने कही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन्होंने कहा कि कंटिन्यूअसली पूरे वर्ष भर बच्चे का मूल्यांकन होता रहना चाहिए। जब कंटिन्यूअस मूल्यांकन होगा, लगातार हम मूल्यांकन उसका करेंगे और अच्छी विधियों से मूल्यांकन करेंगे तो उसकी रटने की प्रवृत्ति कम होगी।
उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए जिसमें शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन बच्चे का होना चाहिए। तो व्यापक मूल्यांकन के दो पहलुओं की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कही है। कौन कौन से? शैक्षिक और सह शैक्षिक। क्लियर है? ओके। इसके बाद में दो रिपोर्ट छोटी छोटी और हैं, उनमें कोई खास नहीं है, वो इन्हीं का रिव्यू रिपोर्ट्स हैं। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिव्यू रिपोर्ट है, एक कार्यबल रिपोर्ट है। उनमें दोनों में ही सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की बात कही गई है। एक शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा, प्रोफेसर यशपाल, उनका ये मानना था, प्रोफेसर यशपाल साहब ये कहते थे कि बच्चे के ऊपर शिक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में 10वीं क्लास का बच्चा बहुत तनाव महसूस करता है, इतना तनाव महसूस कर रहा है। उस समय बहुत जबरदस्त आत्महत्याएं होने लगी थी, छोटे बच्चों में होने लग गई थी। तो तनाव की वजह से बच्चा जो है वो, अच्छा हमारा भी प्रेशर ज्यादा है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, बच्चा उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा है, चारों तरफ का माहौल ऐसा बन रहा है। ये है ना, आप यही तो करते हो कि सर दिक्कत इस बात की है, हम इस बात से परेशान नहीं हो रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम इस बात से परेशान नहीं हो रहे हैं कि हमारे पड़ोसी और हमारे आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे मुझे भी पता नहीं हो रहा है, तुम क्यों कह रहे हो? वो बोझ डाल रहे हैं हम पर। यही हमारे 10th क्लास का हालात हो गए थे। 10वीं क्लास में बच्चे कितने नंबर हैं, सब ये पूछते थे। 10वीं क्लास में बच्चे कितने नंबर हैं, तो बच्चे के ऊपर बोझ आ गया, परीक्षा का दबाव आ गया। उसके लिए वहां पे उस समय एक समिति बनी थी और उन्होंने बिना बोझ के शिक्षा के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स दी थी। उसी के बाद वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, वही यशपाल जिन्होंने रिसर्च की थी और जिन्होंने ये कहा कि किसी सूरत में बच्चे के ऊपर बोझ नहीं देना चाहिए, बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। तो यशपाल साहब ने इस एनसीएफ 2005 में जो मूल्यांकन के लिए सिफारिशें की है वो लगभग वैसी होगी जिसमें बच्चे पर बोझ नहीं हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या क्या सिफारिश की है? सबसे पहली सिफारिश इन्होंने की है कि मूल्यांकन की लचीली तथा अपनाई जाने योग्य, लचीली तथा अपनाई जाने योग्य सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाना चाहिए। व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक बात है, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपना लीजिएगा, बट वो ऐसी होनी चाहिए जो लचीली हो और जो अपनाई जाने योग्य हो। कारण क्या है? सीसी का सबसे बड़ा दोष ये है कि सीसी को लागू करने के लिए, सीसी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर कंटिन्यूअस पूरे वर्ष भर बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, अलग अलग उपकरणों के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके लिए बहुत से रिकॉर्ड संधारित करने पड़ते हैं, जिसमें संचित अभिलेख भी है, पोर्टफोलियो भी है, बहुत रिकॉर्ड है। अब इन सबको करने के लिए आपका जो शिक्षक है, पहली बात वो प्रशिक्षित नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये होना क्या चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि पोर्टफोलियो है क्या। नंबर 2, शिक्षक के ऊपर दूसरा दबाव बहुत है, इधर उधर के काम बहुत कर रहा है। इस वजह से वो शिक्षण कार्य उसका सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो मूल्यांकन कार्य कैसे ढंग से कर पाएगा? इतना जो खतरनाक तरीके का मूल्यांकन आपने दिया है उसको। इसी वजह से हमारे राजस्थान में सीसी लागू है, बात करेंगे उस पर। कंटिन्यूसली ये सभी शिक्षक ये चाहते हैं, कक्षा 1 से 5 विशेष रूप से, कि सीसी को हटा दिया जाए। जैसे यदि सीसी को हटा देगी सरकार, तो जिस प्रकार से ये ओपीएस को लागू करने के लिए डीजे बजे थे, वैसे ही डीजे बजेंगे। और केंद्र सरकार ने, सीबीएसई ने सीसी को चुपचाप पीछे के रास्ते से हटा भी दिया है। सीबीएसई ने सीसी हटा दिया है, अभी सीबीएसई में सीसी लागू नहीं है, वो हम बात करेंगे सीसी में कैसे। एनसीएफ 2005 ने कहा आप सब जगह सीसी कर रहे हैं, लेकिन सीसी में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं, इसलिए सीसी को लागू करो, ठीक बात है, लेकिन कैसी होनी चाहिए? लचीली तथा अपनाई जाने योग्य प्रणाली होनी चाहिए, जिसको हमारी शिक्षा प्रणाली अपना सके, हमारा शैक्षिक ढांचा जो है उसको अपना सके। ऐसी सीसी हमें लागू करने की जरूरत है। ठीक है, अब इन्होंने कहा जो मूल्यांकन हम करेंगे, उस मूल्यांकन में इन्होंने अलग अलग कक्षा के लिए बात की है। कक्षा 1 व 2,
कक्षा 1 और 2 के लिए इन्होंने कहा किसी भी सूरत में मौखिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मौखिक और लिखित परीक्षा किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि कक्षा 1 और 2 में शिक्षण जो है वो कैसा हो, गतिविधि आधारित हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, एबीएल हो। और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए हमें जो मूल्यांकन करना है उसके अंदर सिर्फ बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए करना है। क्या करना है? गतिविधियों का अवलोकन या प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। प्रश्न कैसे बनेगा आपके? एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन होना चाहिए लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, केवल प्रेक्षण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? केवल प्रेक्षण द्वारा। एनसीएफ 2005 ने कहा है कि किसी सूरत में लिखित और मौखिक परीक्षा कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए नहीं हो। और शिक्षण जो है उसके अंदर व्याख्यान शिक्षण नहीं हो कि शिक्षक सामने आए, बच्चों को बोले बोलो ए बी, ऐसे नहीं हो। उनके लिए लहर कक्ष बनाए गए हैं वर्तमान में, उनके लिए एबीएल कक्ष बनाए गए हैं वर्तमान में, बनाए गए ना। अभी आप बीएड करके आए 1 से 8 की स्कूल्स में गए होंगे ना सरकारी में, तो सभी में लहर कक्ष, एबीएल कक्ष वगैरह होंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण हो। गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए हालांकि होता ये सब यही है, लेकिन होना ये चाहिए, मानक ये है। तो उसके लिए मूल्यांकन कैसा हो? गतिविधियों का अवलोकन करते हुए या प्रेक्षण करते हुए। क्लियर है? इन्होंने यह भी कहा कि मुख्य रूप से यहां पर हमें बच्चे की शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का ही मूल्यांकन करना चाहिए, संज्ञानात्मक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का मूल्यांकन करना चाहिए क्लास 1 और 2 के बच्चों में। ओके। दूसरी बात करते हैं क्लास 3 से 8। यस, एक ही बात है। ऑब्जर्वेशन नहीं, निरीक्षण अलग है, वो इंस्पेक्शन है। निरीक्षण कोई मूल्यांकन का भाग नहीं है, विधि नहीं है। प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश शब्द ऑब्जर्वेशन तो समझते हो ना सभी। अवलोकन, जैसे आपकी गतिविधियों का अवलोकन कर रहे हैं कि कौन क्लास के दौरान नींद ज्यादा ले रहा है, कौन जो है पानी ज्यादा पी रहा है। तो आपकी अलग अलग गतिविधियों का बार बार जो है बोतल निकाल निकाल के पानी पी रहा है। हर एक गतिविधि का, छोटी छोटी चीजों का ऑब्जर्वेशन में क्लास के दौरान करता रहता हूं। यह ऑब्जर्वेशन है। अवलोकन, प्रेक्षण पढ़ेंगे हम। मूल्यांकन की विभिन्न विधियां हैं, उनके अंदर अलग अलग पोर्टफोलियो, संचित अभिलेख, वो सभी एक साथ पढ़ेंगे। क्लास 3 से 8 के लिए इन्होंने कहा कि अब लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए, अब मौखिक परीक्षा भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? अवलोकन भी होना चाहिए। तीनों प्रकार के तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्लास 3 से 8 में इन्होंने 2 बड़ी बातें कही है। एक, इन्होंने कहा कि कक्षा 5 से स्वयं मूल्यांकन को प्रगति पत्र में सम्मिलित करना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट में कक्षा 5 के बच्चे से पूछो कि बेटा तुम कैसे हो, तुम अपने बारे में लिखो, तुम्हें क्या चीज पसंद है, तुम्हें क्या पसंद नहीं है। बच्चे के बारे में ये पोर्टफोलियो में संधारित किया जाता है। पोर्टफोलियो फाइल होती है, उसको पढ़ेंगे आगे। उसमें बच्चे के बारे में, उसके खुद के बारे में लिखा जाता है, तुम क्या बनना चाहते हो टाइप की बहुत चीजें। तो उसके खुद के बारे में तुम्हारे अंदर ऐसी 4 बातें बताओ जिससे तुम्हारे घर वाले परेशान हैं। तुम्हारे ऐसी 4 बातें बताओ जिनको लेके तुम्हारे घर वाले खुश हैं। तो वो बच्चा लिखता है उसके अंदर की ये चीजें हैं। वो खुद का मूल्यांकन कर रहा है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन है और भी चीजों का मूल्यांकन है। सभी चीजों का स्वयं मूल्यांकन को कक्षा 5 से ही प्रगति पत्र में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह बात बोली है एनसीएफ 2005 ने। इन्होंने कहा है कि कक्षा 7 से सत्रीय परीक्षाएं होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है कि वर्ष में बड़ी बड़ी परीक्षाओं की जगह छोटी आवधिक परीक्षाएं होनी चाहिए।
ठीक है, तो देखिए 3 से 8 के लिए इन्होंने क्या कहा, लिखित परीक्षा के साथ साथ मौखिक और अवलोकन के द्वारा मूल्यांकन हो। क्लास 5 से स्वयं मूल्यांकन को प्रगति पत्र में सम्मिलित करना है और कक्षा 7 से सत्रीय परीक्षाओं को स्वयं मूल्यांकन प्रगति पत्र में सम्मिलित सत्रीय परीक्षाओं को लागू करना है। सत्रीय परीक्षाओं को लागू करने का मतलब यह है कि बड़ी परीक्षाओं की बजाय छोटी छोटी आवधिक परीक्षाएं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लास 9 से 12 का कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, वही है सभी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन शैक्षिक और शैक्षिक पक्ष का होना चाहिए। इनके अलावा इन्होंने क्या क्या बातें कही है, इसकी सिफारिश हर बार एग्जाम में आती है। एनसीएफ 2005 ने मूल्यांकन के संदर्भ में क्या क्या सिफारिश कही है, ये लगभग कोई ना कोई एक पेपर में एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। इन्होंने पर्चा निर्धारण की बात कही। पर्चा निर्धारण का मतलब प्रश्न पत्र का निर्माण। इन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र के निर्माण में केवल विशेषज्ञ की भूमिका नहीं होनी चाहिए। केवल विशेषज्ञों के द्वारा हम प्रश्न पत्र बना लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र के निर्माण में हमें शिक्षकों से भी प्रश्न मंगवाने चाहिए। हमें राज्य के शिक्षाविदों से प्रश्न मंगवाने चाहिए। इन्होंने तो यह भी कहा है कि वर्ष भर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हमें प्रश्न कलेक्ट करने चाहिए। बच्चे में एक क्षमता होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि उपयोगी प्रश्न क्या है। तो इन्होंने कहा प्रश्न किससे भी मंगवाना चाहिए, छात्रों से भी प्रश्न मंगवाने चाहिए। फिर इन सभी प्रश्नों को एक साथ करके इनमें एडिटिंग का कार्य विशेषज्ञ के द्वारा करवा के और फिर प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रश्न पत्र के निर्माण में किस किस की भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन आएगा आपके ए विशेषज्ञ की, राज्य के शिक्षाविद की, शिक्षकों की, छात्रों की। उपरोक्त सभी की किसकी होगी? उपरोक्त सभी की। ऑप्शन देंगे वहां नीचे केवल एक, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ध्यान रखना छात्रों की भूमिका की भी बात कही है एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, ओके। फिर इन्होंने कहा है कि जो मूल्यांकन होगा उसके अंदर समूह गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिए। समूह कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। समूह कार्य के मूल्यांकन की सिफारिश भी की थी। सामूहिक कार्य का मूल्यांकन करने की बात इन्होंने क्यों कही, समझो इस बात को। एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और उसके सब जगह अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा प्रशासक बने, हो सकता है वो आईएएस बने। लेकिन एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए जरूरी यह है कि वो अपने टीम के साथियों के साथ मिलकर काम कैसा करे, जरूरी है ना। तो शुरुआत में ही हमें बच्चे में इस प्रकार की भावनाएं विकसित करनी है कि वो टीम वर्क कर सके। एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है लेकिन टीम के साथ वो सामंजस्य बिठा ही नहीं पा रहा, तो क्या वो एक अच्छा नेता बन सकता है, अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है? अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं बनेगा तो अच्छा प्रशासक नहीं बन सकता। इसलिए हमें बच्चों के समूह कार्य का भी मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उन बच्चों के अंदर यदि जरूरत पड़े तो सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन समूह कार्य के अंदर अपनी भूमिका को सही से सुनिश्चित नहीं कर पाते। ठीक है, समूह कार्य के मूल्यांकन की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने ये कहा कि प्रायोगिक तौर पर खुली पुस्तक प्रणाली को अपनाना चाहिए परीक्षा में। यानी इनका यह भी कहना था कि पेपर जब आप लेंगे उस दौरान प्रश्न पत्र बच्चे को पकड़ा दो और साथ में किताबें दे दो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि कल मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें किताब आपके साथ होगी और प्रश्न पत्र आपके सामने होगा, और उसके बाद बच्चे को कहो कि अब उत्तर लिखो। कितना अच्छा है, बढ़िया है ना, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे ट्रेनिंग के दौरान 2 पेपर ऐसे होते हैं जो खुली पुस्तक प्रणाली पर आधारित होते हैं।
तो लगभग 8 पेपर्स में से 6 पेपर जिसमें हमें खुद से लिखना होता है, 2 पेपर ऐसे होते थे जिसमें पुस्तकें हमें दी जाती थी। पुस्तकें केवल मानक हो सकती है, गाइड्स और पासबुक्स नहीं हो सकती। तो मानक पुस्तकों को दिया जाता था। हमारे ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा फेल उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में बच्चे हुए हैं, सबसे ज्यादा फेल, सबसे कम नंबर सभी के उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आए हैं जिसमें खुली पुस्तक प्रणाली थी। खुली पुस्तक प्रणाली का मतलब ये नहीं है कि देख देख के टिप टिप के लिखना है। उसका मतलब ये है कि आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें सिर्फ आपको विचार करना है। विचार करने के लिए आधार आपको उस पुस्तक में से देखना है कि इसका क्या आधार है। उसको पढ़ो, उसके बाद में प्रश्न की प्रकृति को पढ़ो, फिर विचार करके उसका उत्तर दीजिए सीधे सीधे। उस ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग की के लिए जो है उचित परिस्थितियां निम्न प्रकार से हैं, वो उसमें लिखी हुई है किताब में। आपसे प्रश्न पूछ रहा है उचित परिस्थितियां क्या है, आप किताब में से देख देख के लिख लोगे, ऐसे नहीं। फिर आपसे प्रश्न वो ऐसे पूछेगा कि राजस्थान में आप एक इस जिले में हैं, इस जिले में आप एक उद्योग खोलना चाह रहे हैं, तो आपका उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद उद्योग हो, उसके लिए आप सबसे पहले किस उद्योग का चयन करेंगे, उसके बाद वो उद्योग फायदेमंद क्यों होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके उसमें होंगे। फिर आप देखिए, परिस्थिति देखिए, भौगोलिक स्थितियां देखिए, उन भौगोलिक स्थितियों के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, उसको विचार करते हुए आप उस पुस्तक का सहारा लेते हुए आपको अपना मौलिक आंसर उसमें लिखना होता है। ये इसलिए किया जाना चाहिए ताकि बच्चे में मूल विचार, मौलिक विचार पैदा करने की क्षमताएं हो, बच्चे में संश्लेषण उद्देश्य जो बात कर रहे थे, मौलिकता, सृजनात्मकता, उसका विकास हो। ठीक है। प्रायोगिक तौर पे खुली पुस्तक प्रणाली की बात इन्होंने कही है। इन्होंने एक बात और भी कही है, इन्होंने कहा है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा या बोर्ड परीक्षाओं को वैकल्पिक बना देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। क्या मतलब इसका कि 2 प्रकार की परीक्षा होगी। एक विद्यालय की अपनी एक परीक्षा होगी, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं 10वीं की, एक बोर्ड की परीक्षा होगी। बच्चे की यदि इच्छा है कि वो बोर्ड परीक्षा दे तो बोर्ड दे देगा, बच्चे की इच्छा नहीं मैं तो विद्यालय की परीक्षा दूंगा तो वो विद्यालय वाली परीक्षा दे देगा। बच्चे के पास विकल्प होना चाहिए, जो मन में है वो परीक्षा वो दे। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना देना चाहिए। बच्चा यदि चाहे कि वो जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय की आंतरिक परीक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाह रहा है तो आंतरिक परीक्षा देके भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है। इन्होंने ऐसी ऐसी सिफारिशें की है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 1 और 2 के बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल दबाव होना ही नहीं चाहिए। बिना बोझ की बात कर रहे हैं ना, ये दबाव नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए, मौखिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिए। गतिविधियों के मूल्यांकन में भी केवल शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिए। फिर इन्होंने क्लास 3 से 8 की बातें कही, फिर बाकी बात की। फिर उन्होंने कहा कि प्रायोगिक तौर पे खुली पुस्तक प्रणाली लागू कर, उसमें थोड़ा सा दबाव तो कम रहता है ना, मौलिकता आएगी, दबाव कम होगा। इन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं को वैकल्पिक बना देना चाहिए। तो इतने लिबरल ये थे प्रोफेसर यशपाल, और मूल्यांकन की प्रणाली को लचीली और अपनाई जाने योग्य बताने की बात इन्होंने कही है। क्लियर है। ये एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रमुख सिफारिशें हैं। क्या क्या है बताओ। सबसे पहले क्या रही, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लचीला तथा अपनाया जाने योग्य। उसके बाद इन्होंने कक्षा 1 और 2 के लिए क्या कहा, मौखिक और लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए और उसके लिए मूल्यांकन कैसा हो, अवलोकन पर आधारित हो। मुख्य रूप से किनका अवलोकन, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी अवलोकन। फिर इन्होंने कहा क्लास 3 से 8 के लिए क्या होगा, लिखित, मौखिक और अवलोकन पर आधारित परीक्षाएं। उसमें स्वयं मूल्यांकन कौन सी क्लास से, 5 से। सत्रीय परीक्षाएं कौन सी क्लास से, 7 से। फिर इन्होंने कहा कि पर्चा निर्धारण में किस किस की भूमिका होनी चाहिए, विशेषज्ञ, शिक्षक, राज्य के शिक्षाविद और छात्रों की भी भूमिका होनी चाहिए। एक बात इनकी कहनी थी कि मूल्यांकन जो है वो किसका करना चाहिए, हमें समूह कार्य का मूल्यांकन भी करना चाहिए। प्रायोगिक तौर पर कौन सी प्रणाली अपनानी है, खुली पुस्तक प्रणाली अपनानी है, और बोर्ड परीक्षाओं को वैकल्पिक बना दिया जाना चाहिए। ये सिफारिशें एनसीएफ 2005 ने की थी। ठीक है।
अब बात करते हैं वर्तमान में जो आपके आ रखी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली सिफारिश तो यही है जो हमने पढ़ी है, बार बार 2 बार पढ़ ली। क्या है बताओ देखें? मूल्यांकन को योगात्मक के बजाय रचनात्मक बनाना चाहिए। अधिगम का आकलन की बजाय अधिगम के लिए आकलन करना चाहिए। वेरी गुड। पहली सिफारिश इनकी है योगात्मक मूल्यांकन की जगह रचनात्मक मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। यानी कि अधिगम का आकलन की जगह अधिगम के लिए आकलन पर बल देना चाहिए। 2 सिफारिश तो ये थी इनकी। ठीक है, इन्होंने के रूप में या मैं की बात नहीं की है। ऑप्शन ऐसे आ सकता है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम का मूल्यांकन की जगह किस प्रकार के मूल्यांकन की सिफारिश की गई है? अधिगम के रूप में, अधिगम में, अधिगम के लिए। तो क्या होगा? अधिगम के लिए। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो प्रगति पत्र है, प्रगति पत्र 360 डिग्री होना चाहिए। एबी डिविलियर्स की तरह 360 डिग्री, हर तरह की चीजें इसमें सम्मिलित हो। प्रगति पत्र में केवल ऐसा नहीं है कि पेन पेंसिल, जो पेन पेपर टेस्ट आप ले रहे हो उसके अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं उनको सम्मिलित कर लिया। बच्चे का पोर्टफोलियो क्या बोल रहा है, बच्चे का संचित अभिलेख क्या बोल रहा है, अध्यापक योजना डायरी क्या बोल रही है, अलग अलग जितने भी उपकरण हैं आपके सामने, बच्चे का वार्षिक अभिलेख क्या बोल रहा है। कम से कम 20 प्रकार के उपकरण हैं जिनको हम काम में लेते हैं। उन सभी प्रकार के उपकरणों में बच्चे के बारे में क्या राय है उसको इस प्रगति पत्र में सम्मिलित करना चाहिए। 360 डिग्री होलिस्टिक, पूरी तरीके से हर प्रकार के व्यवहार के पक्ष को बताने वाला इसका ये प्रगति पत्र होना चाहिए। फिर इन्होंने परीक्षा की बात कही है। परीक्षा में इन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा जो होगी उसमें बच्चे को एक अवसर दिया जाना चाहिए। एक मुख्य परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा के बाद में जरूरत पड़ने पर एक सुधार परीक्षा हो। कैसे? इनका यह मानना है कि एक दिन बच्चे का खराब हो सकता है। 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसका वो दिन या वो 5-7 दिन हो सकता है वो बीमार हो किसी वजह से, और छोटा बच्चा है, तनाव में आ जाएगा वो। तो ऐसे में एक मुख्य परीक्षा जो बोर्ड की हो उसके कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद एक सुधार परीक्षा और हो। इन दोनों परीक्षाओं में जिस परीक्षा में नंबर ज्यादा आ रखे हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। तो ऐसे में बच्चे को अवसर मिलेगा, उसके ऊपर दबाव कम रहेगा। पहली परीक्षा में होता है ना, जैसे मान लो आप लंबी कूद करते हो, एक तो ये होता है कि एक ही चांस है, तो तनाव में रहते हैं हम, उसके अंदर फाउल नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। एक है कि 3 चांस है, तो पहले चांस में ही जनरली वो है 14 फीट कूद जाता है, और एक चांस वाले में सामान्यतः लंबी कूद में बच्चा रह जाता है। तो बच्चे के ऊपर दबाव कम हो, तनाव कम हो, उसको अवसर प्रदान किया जाए, उसके लिए मुख्य परीक्षा के साथ साथ एक सुधार परीक्षा एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। स्कूल की परीक्षा की बात किसने कही है? सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बोला आप बच्चे की परीक्षा ले रहे हो, लेकिन क्या ये स्कूल बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है? हमारी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है शिक्षकों का दायित्व है, उसमें शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बच्चे को करवाए। इसीलिए उसमें यह कहा गया है कि बच्चों को फेल नहीं कर सकते आप। फेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह आपका दायित्व है कि बच्चा आपके पास आया है तो उसको एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आपके द्वारा करवाई जानी चाहिए। यह आपका दायित्व है, यह शिक्षक का दायित्व है। तो क्या शिक्षक या वो विद्यालय
उस बच्चे को वो लर्निंग आउटकम्स देने में सक्षम है क्या। लर्निंग आउटकम आते हैं आजकल आपके कोई भी उस किताब को देखना है, एनसीईआरटी के शुरुआत में वही लिखे आएंगे कि इस कक्षा के लर्निंग आउटकम्स ये हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए बच्चे को। बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, तो उसको जब बेसिक समीकरण के बारे में, बेसिक जो प्लस माइनस गुणा भाग के बारे में बेसिक जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए ना। चलो हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित प्रश्न तो वो नहीं कर सकता, मान लो, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चे की रुचि कहाँ है, लेकिन एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि वो क्लास 6 में जाए तो वो कहीं दिक्कत पैदा नहीं हो उसको। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बच्चे में होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल जिम्मेदार है और स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। अभी आपके जो ये एनएस वगैरह के जो 2021 का ये कक्षा 3, 5 और 8 के लिए जो परीक्षाएं हो रही है, लर्निंग आउटकम्स में राजस्थान शायद फर्स्ट रैंक भी रहा हुआ है सामाजिक विज्ञान वगैरह में। राजस्थान की स्कूल्स अभी आपका ये SCQE में किया है, शायद इसको PGI में किया है, सीकर ने टॉप किया है। सीकर की फर्स्ट रैंक रही है, झुंझुनू की सेकंड रैंक रही है, जयपुर की थर्ड रैंक रही है। तो लर्निंग आउटकम्स में राजस्थान की स्कूल्स काफी आगे है, काफी अच्छी है। स्कूल्स राजस्थान की पूरे भारत में सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, ये बात कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। और इन्होंने 3 प्रकार की कक्षाओं की परीक्षाओं के बारे में बात की है, क्लास 3, 5 और 8। और एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने की बात कही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को नाम क्या दिया गया है? परख। यह प्रश्न आपके पिछली बार रीट में पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। इस राष्ट्रीय आकलन केंद्र या मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख। ठीक है, इन्होंने यह भी कहा है कि NCF 2021-22 अभी तक आया नहीं है, आ जाना चाहिए था, पता नहीं, अभी आपका NCF 2005 चल रहा है, NCF 2020-21 वाला शिक्षा नीति के आधारित NCF आ जाना चाहिए। 2022-23 के सत्र से हमें इन संपूर्ण प्रक्रियाएं जिनके बारे में हमने बोला है उसको लागू करना चाहिए। ये लागू करना होगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है। शिक्षा जो है वो राज्य का विषय है, ध्यान है ना ये बात आपको। राज्य अपने हिसाब से शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाती है, प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाती है। तो राज्य के ऊपर ये अभी इसी वजह से आपके थर्ड ग्रेड में एक टॉपिक जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। अभी तक कोई बहुत ज्यादा खास प्रयास किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं, नए NCF अभी तक आया है, तो थोड़ा सा काम ढीला जरूर है, लेकिन इसको 2022-23 के सत्र से लागू करने की बात इन्होंने कही है। ठीक है, चलिए, ये आपके विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट्स हो गई।